यस सर। हेलो। चलो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करना है ना। यस सर। केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1। चलो, तो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम की जब भी बात करते हैं तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम टर्म से क्या, इक्विलिब्रियम से क्या समझते हो? तो जब भी इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमेशा देखो, रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक रिएक्शन होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलरेडी देखे होंगे तुम लोग। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक है रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस हुए जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, मतलब रिएक्टेंट से वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा कौन सा रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, या इक्विलिब्रियम का बात करेंगे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में, जो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल के केस में हम लोग कोई भी इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा, तो उसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट थोड़ी ना अचीव होगा, या वहां पे कोई इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जांपल दे सकते हो, बताओ। NH अमोनिया का फॉर्मेशन। हाँ, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन। तो N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 3H, ये फॉर्म करता है। और 2NH3। रिवर्स, हाँ, 2NH3 गैस। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो हम लोग शो करते हैं। एक एरो जो है ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और दूसरा एरो प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है, और ये जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाला एरो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये साइन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का। तो इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि रिवर्सिबल जो है ये नेचर ऑफ रिएक्शन है। रिवर्सिबल इसे नेचर ऑफ रिएक्शन, बट इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम इसे स्टेट ऑफ रिएक्शन, ये बात समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होगा वो सारे स्टेजेस में या सारे टाइम पे वो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए रिवर्सिबल जो है वो एक नेचर ऑफ रिएक्शन है, कि कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है वो नेचर बता रहा है उसका, उस रिएक्शन का। तो रिवर्सिबिलिटी जो है एक नेचर है रिएक्शन का, बट इक्विलिब्रियम जो है उस रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट है। एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम जो है एग्जैक्टली एक स्टेट ऑफ रिएक्शन है, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड कंप्लीटली। रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो अगर हम लोग रफली अगर ड्रॉ करना चाहें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन वाला ग्राफ, तो ये ऑलरेडी काइनेटिक्स में भी तुम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये अगर इरिवर्सिबल के लिए ड्रॉ करोगे तो इरिवर्सिबल के लिए टाइम के साथ तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन पूरा डिक्रीज ही होगा। कम होगा। ठीक है, कुछ वैल्यू स्टार्ट होगा यहाँ से और ये ऐसे डिक्रीज करके ये 0 भी हो जाएगा इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, ये ग्राफ जो शो कर रहा है ये इरिवर्सिबल का ग्राफ है। यही अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, रिवर्सिबल का ग्राफ कैसा आएगा कुछ, यहाँ पे रिएक्टेंट ही ले रहे हैं हम,
ठीक है, दोनों ड्रॉ करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो, ये तो डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, बट एक टाइम के बाद वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज हुआ, एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियली इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो ये इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो सेम टाइम में कांस्टेंट नहीं होगा दोनों। क्या बोल रहा हूँ, सो सेम टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होगा। किसका, तो सेम टाइम हाँ, पर। इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होगा वो तो सेम टाइम पे एस्टेब्लिश होगा ना। सो आप अलग जगह कांस्टेंट किए इसलिए। अच्छा ठीक है, वो कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो है ये किसके लिए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए है, और ऊपर वाला ग्राफ जो है ये किसके लिए शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और वर्सेस टाइम है, तो ये है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो है ये एग्जैक्टली ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं किसके लिए है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का जब भी बात करेंगे हम लोग, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में ही बात करेंगे हम लोग। चलो अब देखते हैं, अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग, तो उस इक्विलिब्रियम पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाते हैं। इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाने के बाद, जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जब तक एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, जब तक वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब तक क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे और जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सभी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ऊपर रिवर्सिबल वाले ग्राफ में भी देखे थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ, कुछ इनिशियली डिक्रीज किया, लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ा, फिर जैसे ही वो इक्विलिब्रियम अटेन किया उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, यहाँ पे हम लोग तीन टाइप का इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ जो है हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो प्रोडक्ट के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो पहला तो ये ग्राफ है जो हम लोग ऊपर ड्रॉ किए थे, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये आया प्रोडक्ट का ऐसे बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये रिएक्टेंट है, आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट है। तो पहला तो ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरा ग्राफ कि हो सकता है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट होगा तो वो सेम वैल्यू पे कांस्टेंट हो, सेम वैल्यू पे कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो रहा है तो वो जस्ट कोइंसिडेंस है। ठीक है, वो वैसा कोई मस्ट नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, वैसा कोई कहीं नहीं बोला गया। इक्वल हो भी सकता है, अगर हो रहा है तो जस्ट बाय चांस है या कोइंसिडेंस है। तो उस केस में ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ प्रोडक्ट के लिए ऐसे हो गया कांस्टेंट, और उसके बाद रिएक्टेंट के लिए भी यहाँ पे आके कुछ सेम वैल्यू पे हो गया कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना।
और तीसरा इसमें क्या पॉसिबिलिटी हम लोग कर सकते हैं, थर्ड जो ग्राफ अगर ड्रॉ कर सकते हैं, ये थर्ड ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है ये डिक्रीज हुआ और ये यहाँ पे कांस्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ यहाँ तक, उसके बाद ये ऐसे कांस्टेंट, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट से कम ही रह गया, उसी पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट से ज्यादा ही है और उस पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में मत रहना कि इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो गया है तो मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वो बराबर होगा, वैसा नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, एक जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे उन सभी का कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे सबका, ठीक है। चलो, तो ये पहला पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड। सेकंड पॉइंट जो होता है इसमें कि इक्विलिब्रियम जो है ना ये डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक मतलब समझते हो? इसका क्या मतलब है डायनामिक? स्टैटिक का ऑपोजिट। हाँ, तो स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, कि एक बार अगर हो गया इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो वो वैसा ही रह जाएगा, तो वो स्टैटिक हुआ। लेकिन ये इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक होता है, वो जरूरी नहीं कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वो डिस्टर्ब ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब कंडीशंस अगर रिएक्शंस के चेंज कर दें तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वापस से वो इक्विलिब्रियम जो है रीस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो होता है ना डायनामिक नेचर का होता है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। टाइम के साथ वो चेंज होगा, मतलब कंडीशंस अगर हम लोग चेंज कर दें तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वापस से री इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। तो एक्चुअली ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब बताएंगे आगे कि इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो वो आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो सारा चीज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हम लोग डिटेल में करेंगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम is always attained in a closed container. ओपन में नहीं होगा। हाँ, always attained in a closed container, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड आइदर बाय द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही हो, प्रोडक्ट साइड से भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। तो आइदर साइड कहीं से भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है, कैन बी अटेन्ड आइदर बाय द reactant side और by the product side, ठीक है। ये भी है, ये भी कंफ्यूजन होता है कि बहुत बार इक्विलिब्रियम जो है वो सोचता है आदमी कि हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, लेकिन वो दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। आइदर साइड से हो सकता है, आइदर रिएक्टेंट साइड सर से या फिर मतलब कैसे स्टेटमेंट का? मतलब स्टेटमेंट का ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जो है हमेशा जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा हमेशा। समझ में आ रहा है ना? रिवर्स नो डायरेक्शन सर। से भी इक्विलिब्रियम, रिवर्स डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। मतलब मान लो कि एक बार अगर मान लो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, रिएक्टेंट कुछ कंज्यूम हुआ और वो प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट भी तो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है ना। यस सर। रिवर्सिबल रिएक्शन में तो वो वही चीज है कि प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में आ सकता है। तब वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए अब वो प्रोडक्ट क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। समझ में आ रहा है? तो उसके यस रेफरेंस सर। में हम लोग बात करेंगे तो प्रोडक्ट, वो हम प्रोडक्ट उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम दोनों आइदर किसी भी
डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। तो अगर मान लो प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट बनने दोनों का रेट अलग अलग होगा ना, समझ में आ रहा है? यस मतलब सर। दोनों का स्पीड जो होगा ना वो अलग अलग होगा। मतलब रिएक्टेंट का स्पीड जो है प्रोडक्ट बनने का अलग होगा, और प्रोडक्ट का स्पीड जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का वो अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा कि किसी में जिस केस में स्पीड ज्यादा हो रहने का सिर्फ रिएक्टेंट साइड से ही अटेन हो सकता है, वो प्रोडक्ट साइड से भी अटेन हो सकता है, ये बोलने का मतलब हुआ। ठीक है, यस सर। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट ये है, Catalyst help in reaching equilibrium state. हाँ क्या बोल रहे हो? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय, ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है? तो आइदर वहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो तो एक है ही, या फिर प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, या फिर प्रेशर का मेजरमेंट करके, या फिर कलर चेंज। तो अब कलर चेंज वाला देखो, कलर चेंज वाला सारे रिएक्शंस में कलर चेंज वाला पॉसिबिलिटी तुमको नहीं दिखेगा, कुछ कुछ रिएक्शंस ही होंगे जो कि कलर शो करते हैं, ठीक है, जिसमें कलर चेंजेस होगा, क्योंकि सारे रिएक्शंस में तो पॉसिबल नहीं है कि कलर चेंज होगा ही, क्योंकि सारे कंपाउंड्स कलर्ड होते नहीं है। तो इसलिए कलर चेंज वाला तो ये कुछ कुछ केसेस में ही ये होगा, लेकिन कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट प्रेशर वाला जो है फैक्टर वो सारे रिएक्शंस में होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम वो मेजरमेंट करते हैं और कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, कि ये कैसे ये सारे इक्विलिब्रियम को कैसे ये इफेक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारा चीज कैसे इफेक्ट कर रहा होगा। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट Catalyst, यहाँ पे क्या बोल रहे हो? so catalyst help करता है equilibrium पहुंचने में, लेकिन equilibrium state को change नहीं करता है। हाँ वो सब भी डिस्कस करेंगे आगे कि रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को इफेक्ट करता है, वो सब बात की चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, ये इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने रेट से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे, तो उतने ही रेट पे क्या होगा कि प्रोडक्ट का भी चेंज हो रहा होगा किसमें, रिएक्टेंट में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये कब होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि रेट जो होगा ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उसका जितना कंसंट्रेशन अवेलेबल है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी देखे हम लोग, उस केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ही चुके हो। यहाँ पे एक और फैक्टर होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, ऑर्डर वो सब ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, ऑर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सारा चीज ऑलरेडी काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेनली। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, Types of equilibrium. तो अगर ये वाला ग्राफ दिया हुआ है ना, रेट वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो रेट वर्सेस टाइम में कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? जैसे हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में 3 टाइप्स के ग्राफ बनाए थे, रेट वर्सेस टाइम में 3 टाइप का ग्राफ बना सकते हैं क्या? बता दो, बताना, ये वाला ग्राफ करेक्ट है या नहीं है? रेट ऑफ फॉरवर्ड ये बता रहा है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेब्लिश हो जाने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ये दोनों क्या है, सेम है। तो यही तो होता है इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तो ग्राफ वैलिड है। दूसरा वाला ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ये बताना वैलिड होगा या नहीं। ये रेट वर्सेस टाइम है,
हेलो, यस सर। एक मिनट रुको, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। हम्म, कहाँ गायब हो गया यार? एक मिनट रुको, खुलने दो अब। दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ, तो ये बता रहे थे। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है। बताना तो ये वाला वैलिड होगा या नहीं होगा? हो नो गए। सर। नहीं होगा ये वाला। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम बताया है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग बात करेंगे तो उस समय क्या है, क्या बोला गया कि इक्विलिब्रियम एक बार स्टेब्लिश हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तो कांस्टेंट हो गया, बट इक्वल है क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इस ग्राफ में इक्वल आ रहा है? बोलो। नो सर। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो उस केस में ये करेक्ट है। बट अगर रेट वर्सेस टाइम दिया होगा तो दोनों कांस्टेंट भी होगा और दोनों इक्वल भी होगा। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हमेशा इक्वल होगा। तो ये चीज ध्यान देना इक्विलिब्रियम के केस में। तो ये सारा कुछ कुछ पॉइंट्स था इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो ये एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है इस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये ऑलरेडी, ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब हम लोग कब बात करेंगे? जब अगर फेस चेंज इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा बट सिर्फ फेस चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लो आइस जो है वो वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है ना? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। होता है या नहीं? तो ये हो गया H2O जो है ये सॉलिड में, और ये इक्विलिब्रियम में होगा H2O एट लिक्विड में। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं, फेस चेंज वाला जितना भी इक्विलिब्रियम होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है बट सिंपली एक फेस चेंज हो रहा है। या फिर एलोट्रोपिक वाला जो होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। तो कार्बन जो है वो जैसे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो टाइप्स के एलोट्रोप्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया कार्बन का एलोट्रोप्स, ग्राफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमस्टर फलरीन हो गया। ठीक है, तो कार्बन अगर ग्राफाइट फॉर्म में है, ग्राफाइट फॉर्म से अगर ये डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सी डायमंड, तो इसको भी यहाँ बोलते हैं हम लोग ये एलोट्रोपिक चेंज हो रहा है, एलोट्रोप्स का चेंज हो रहा है। तो एलोट्रोपिक चेंज बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज ही है। यहाँ पे वैसा कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये सारा किस कैटेगरी में आ गया? फिजिकल इक्विलिब्रियम के कैटेगरी में। ठीक है, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, और केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे ऑब्वियसली एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। तो वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, इसके बेसिस पे, फेज के बेसिस पे इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन होता है। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।
इसमें क्या डिफरेंस होगा बताओ तो। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलोगे? हेलो, बताओ। यस सर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होगा? होमोजीनियस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फेज सेम होगा। हाँ, ये ऑलरेडी तुम लोग को बता भी चुके हैं, वो सरफेस केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए थे। होमोजीनियस मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं, मतलब जितने भी रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितना भी आ गया, तो सारे सेम फेज में होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वही हुआ कि एट इक्विलिब्रियम ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे ये होमोजीनियस हो गया अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन है N2 गैस प्लस 3H2 और ये ट्वाइस NH3, तो इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है? गैसेस फेज में ही है, तो ये होमोजीनियस। और इक्विलिब्रियम पे भी सारे गैसेस फेज में ही होंगे, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। हेट्रोजीनियस मतलब कि एट इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द सेम फेज, मतलब अलग अलग फेज में प्रेजेंट होगा, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। जैसे मान लो कार्बन सॉलिड है, प्लस इसका अगर रिएक्शन CO2 से करा दिए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है 2CO, तो ये गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो अलग अलग फेजेस प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंट एक हमारा सॉलिड में है, दूसरा गैस में और प्रोडक्ट भी गैस में है, तो अलग अलग फेज प्रेजेंट है यहाँ पे, सारे सेम फेज में नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये सिंपल नाम से भी पता कर सकते हो। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो टाइप के क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम रिएक्शंस का, एक होता है फिजिकल और केमिकल और दूसरा होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये सब सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो ये देखो एक्चुअली ये क्या है, थ्योरेटिकल लॉ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is proportional to product of active mass of reactant where stoichiometric coefficients are taken as power or are taken as raised to concentration। ठीक है, पावर रेज टू कंसंट्रेशन, मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन ये स्टेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास टू द, मतलब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और एक्टिव उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्टिव मास पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उस रिएक्टेंट का वो उसके पावर में चला जाएगा। तो जैसे मान लो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन ले लिया हम लोग, 2A से ये B में जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम लोग, एक ले सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा ले सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो पहले तुमको स्पेसिफाई करना होगा कि किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि दोनों केस में रिएक्टेंट अलग अलग हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट कौन सा बनेगा यहाँ पे बताओ तो। हेलो, सर एक बार फिर से रिपीट करिए।
आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। चलो, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो उनका एक्टिव मास का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के ऊपर पावर क्या डालोगे? जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्टिव मास के ऊपर पावर वही डालना है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई करना होगा किसका रेट लिख रहे हो, फॉरवर्ड का लिख रहे हैं या बैकवर्ड का लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास यहाँ देखो, एक्चुअली हम लोग कंसंट्रेशन यूज करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि सॉलिड या फिर गैस सॉल्यूशन या गैस के लिए क्या होता है कि एक्टिव मास जो है वो कंसंट्रेशन के इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो एक्टिव मास एक्चुअली है क्या? केमिकल एक्टिविटी होता है, जिस हम लोग बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज रिएक्टिव वेयर द रिएक्शन इज अकरिंग। तो मतलब केमिकल एक्टिविटी हुआ, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको एक्टिव मास बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना कि सॉलिड और प्योर लिक्विड, सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा यूनिटी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स मासेस यूनिटी, ऐसा क्यों? हमेशा इनका एक्टिव मास जो है 1 एज्यूम। ऐसा इसलिए एज्यूम किया जाता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का ये बोला जाता है जनरली कि इसके कंसेंट्रेशन में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चेंज नहीं आता, इसलिए इनका हम लोग इसका जो कंसेंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम में मेंशन नहीं किया जा सकता है। जैसे वहां पे हम बताए थे, इसमें भी तो हम लोग डिस्कस किए थे जब केमिकल काइनेटिक्स बता रहे थे, बताए थे ना वहां पे कि वाटर जो है जिस केस में लेते थे एक्सेस में, तो उसका कंसेंट्रेशन में उतना चेंज आता था क्या? उसका चेंज भी आएगा। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, तो उसमें चेंज भी आता था, तो वो हम लोग क्या लेते थे? वो कांस्टेंट ले लेते थे। तो एक्चुअली ओके। इसलिए लेते हैं क्योंकि डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डेंसिटी में चेंज नहीं होता है, डेंसिटी हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा इसका डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का हम लोग डेंसिटी उतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कंसेंट्रेशन होता है ना, मोलर कंसेंट्रेशन की जो हम लोग बात करते हैं, तो मोलर कंसेंट्रेशन सॉलिड और लिक्विड का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ठीक है, कंसेंट्रेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड का वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो चेंज नहीं होगा उतना ज्यादा, उसके उसमें उसके कंसेंट्रेशन में उतना ज्यादा फर्क नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे वाटर वहां पे एक्सेस में लेते थे तो कंसेंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज होता था, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उसी तरह यहाँ भी है कि सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी जो है उतना ज्यादा वेरी नहीं करता है, डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से इसके मोलर कंसेंट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इनका एक्टिव मास जो है सॉलिड और प्योर लिक्विड का हमेशा 1 लेना है। ठीक है, तो अब सॉलिड और लिक्विड का 1 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या? गैस बचा, और एक दूसरा क्या बच गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फेज में आइदर एक्वस फेज में दिया रहेगा तो उसका कंसेंट्रेशन तो लेना है हमको। ठीक है ना, तो यही दोनों बचा जिसका हमको कंसिडर करना है। सॉलिड और लिक्विड होगा तो उसका हमेशा एक्टिव मास वो 1 ही ले लेना, या फिर कंसेंट्रेशन जो है वो 1 ही ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे ये बता रहे थे सॉलिड और लिक्विड का, तो ये एक्टिव मास 1 हो गया। और फॉर सॉल्यूशन एंड गैस अब 2 ही बच गया, सॉल्यूशन फेज वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और दूसरा गैसियस फेज वाला। तो इसके लिए एक्टिव मास जो है कंसेंट्रेशन ही एज्यूम करके करोगे, क्योंकि जितना इसमें होता है, जितने भी मास इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, वो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। मतलब हम लोग बोल देते हैं कि सारा मास जो है ये एज्यूम किया जाता है कि जितना भी अवेलेबल मास है वो सारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है।
ठीक है, तो इसलिए इसका एक्टिव मास और कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये मान लो अगर ये गैस के केस में है, ये दोनों गैस है, ठीक है, यहाँ भी ये भी गैस है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या होगा, एक्टिव मास की जगह हम लोग कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और रेस टू पावर क्या हो जाएगा, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, तो एक ही रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिखे। अब रेट ऑफ बैकवर्ड अगर लिखोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, बताओ तो। B to the power 1. कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि अब उसके लिए रिएक्टेंट हो गया बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये वहां भी बात किए थे, रेट ऑफ, हाँ, तो रेट कांस्टेंट आएगा, रेट कांस्टेंट ये के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट आया के बी। ठीक है, अब देखो एट इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बताया गया है, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बताया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्मॉल के है, के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 1। तब यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं के एफ बाई के बी इज इक्वल टू A to the power 2. बी पे पावर 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2, और यही के एफ बाई के बी को हम लोग रिप्लेस किससे कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से, तो ये रिप्लेस हो गया के से। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये के जो है, इसी के को हम लोग बोल देते हैं वेयर कैपिटल के इज, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। और अगर इसको रेट कांस्टेंट के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, समझ में आ गया। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करना है तुमको रेट कांस्टेंट से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो देखो अब लिखने का यहाँ पे तरीका, अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है केसी और एक होता है केपी। तो वो हम लोग देखेंगे, तीन टाइप का एक्चुअली होता है, एक केएक्स भी लिखते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो केसी मतलब क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो वो केसी हो गया। यही अगर पार्शियल, अगर गैस होगा तो गैस का तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वही अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग केपी लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर 2, तो ये हो गया केपी। और तीसरा होता है के एक्स, अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे पावर 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो ये के एक्स हो गया। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का, केसी हो गया जब कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग कर रहे हैं, केपी हो गया अगर गैस है तो उसको पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन तो लिख ही सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस केस में वो आ गया केपी। और के एक्स अगर उसको एक्स यहाँ पे हो गया मोल फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना, तो अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख रहा है तो हो गया के एक्स। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे पी जो हो गया ये पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो सारा रिवर्सिबल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, क्या चीज, सारा रिवर्सिबल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। वो कैसे बता सकते हैं, वो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा या नहीं होगा वो हम लोग देख के थोड़ी ना बता सकते हैं।
फिर सर तो वो तो ऐसा तो फिर एलिमेंट्री रिएक्शन में ना होता था। नहीं, वो ऐसा देख के बता ही नहीं सकते हम लोग कि एलिमेंट्री होगा या नहीं, वो बताया ही नहीं हम जा लोग सकता रेट लॉ जब तक एक्सप्रेशन लिखते थे एलिमेंट्री रिएक्शन का, वो तो इसी तरीके से लिखते थे ना। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होता था, अगर वो स्पेसिफाइड है कि एलिमेंट्री है तभी। ठीक है, वो अगर स्पेसिफाई किया होगा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी तो उसी केस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होगा। तो हम लोग रिएक्शन देख के नहीं बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्री होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन देख के नहीं बताया जा सकता है, वो ऑलरेडी तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि वो मैकेनिज्म जब तक नहीं दिया हुआ होगा तो कैसे बताएंगे कि ये एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैकेनिज्म तो जरूरी है ना। चलो, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तीन फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक केसी हो गया जो कि कंसंट्रेशन के टर्म में हो गया, केपी हो गया पार्शियल प्रेशर के टर्म में, और केएक्स हो गया मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब देखते हैं इसमें आगे, कोई भी जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन मतलब ये ले लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, सारे गैस हैं तो गैसियस फेज में ही लेते हैं। गैस प्लस सी गैस प्लस डी कैपिटल डी गैस। ठीक है, तो यहाँ पे गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक टर्म डिफाइन किया जाता है डेल एन जी। ठीक है, गैसियस रिएक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग डेल एन जी। डेल एन जी का मतलब क्या हुआ, ये सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये सिर्फ गैसियस का ही लेना है। डेल एन जी जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्ट भी गैस लगा दिया, मतलब वो गैस जी लगा दिया, मतलब गैस है, गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल एन जी जब भी निकालोगे तो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इस केस में अगर ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इस केस में डेल एन जी अगर लिखे हम लोग प्लस डी तो डेल माइनस एन बी। हाँ सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए देखो एक्चुअली हम लोग एक रिलेशन निकाल रहे हैं के सी और रिलेशन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो केसी अगर लिखना चाहें हम लोग तो केसी तो हमेशा कंसंट्रेशन के टर्म में करेंगे। तो कंसंट्रेशन के टर्म में तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी हो गया बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी हो गया। अब इसका अगर यूनिट निकालना चाहें हम लोग कि ये केसी का यूनिट क्या होगा, वैल्यूज तो आ जाएगा, ये इसमें पुट कर दोगे, यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट देखो ये सारा कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन है मतलब ऊपर नीचे सारा कंसंट्रेशन ही है तो मोल्स पर लीटर ही होगा, है ना, मोल पर लीटर ही होगा। लेकिन इस पे मोल पर लीटर पे क्या होगा, पावर होगा। पावर ऊपर क्या है सी प्लस डी, ये पावर ऐड हो गया, और नीचे भी वही है तो ये माइनस कर दोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये यूनिट क्या आ जाएगा इसका मोल पर लीटर, और इस पे सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल एन जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो केसी का यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो केसी का ये यूनिट आ जाएगा इससे, डेल एन जी निकाल लोगे तो मोल्स पर लीटर पे वो पार कर दोगे तो वो केसी का यूनिट आ जाएगा। और वैल्यूज तो वहां से निकाल ही सकते हैं ये कंसंट्रेशन वाले में पुट करके
केपी अगर लिखोगे तो केपी क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और इस पे पावर सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पे पावर डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी। ठीक है, और यहाँ भी इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो यूनिट, ये पार्शियल प्रेशर एटीएम के फॉर्म में अगर है तो एटीएम पे पावर क्या आ जाएगा, डेल एन जी। इसी तरह के एक्स अगर पूछा गया तुमसे तो के एक्स क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पे पावर सी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पे पावर और d by mole fraction of a to the power a into mole fraction of b to the power b। तो उसको डॉट से शो कर दो क्योंकि एक्स एक्स सेम हो जाए। ठीक है, और इस के एक्स का कोई भी यूनिट होगा क्या, नहीं होगा, ये यूनिटलेस होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो के एक्स जो होता है ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन बता रहे हैं, इसमें N2 प्लस 3H2 और 2NH3 ये रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें KC, KP और KX का यूनिट बताना है, जल्दी बताओ तो। So Kc होगा mole by liter to the power -2 मोल पर लीटर power -2 माइनस फिर KP Ks हो, तो यूनिटलेस होगा। हाँ, और KX क्या हो गया, ये यूनिटलेस हो गया। ठीक है, डेल एनजी निकाल लो। डेल एनजी कितना हो गया इसका, डेल एनजी क्या हो जाएगा, देखो इधर मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, गैस के 2 और माइनस रिएक्टेंट साइड में मोल्स टोटल 4 हो गया, तो 2 - 4 ये -2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखो गैसियस रिएक्टेंट ही हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, दोनों रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x मोल ऑफ ए ले लेते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट इसका a है, और चलो ये y और b ले लेते हैं, ये गैस है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसके लिए Kc क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ b पे पावर y बाय कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर x, है ना। और Kp अगर लिखोगे तो Kp क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ b पे पावर y बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a पे पावर x। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए यहाँ पे ध्यान देना कि पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर और कंसंट्रेशन को, क्या चीज, इक्वल टू CRT। तो दोनों का यूनिट तो हाँ अलग है। हाँ, यूनिट ऑब्वियसली अलग रहेगा, यूनिट से क्या मतलब है। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी इज इक्वल टू NYV/RT लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ये क्या होता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, तो P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन CRT लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर, अगर A की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका लेना होगा, हमको A का लेना होगा, और R इंटू टी। इसी तरह पार्शियल प्रेशर अगर B का बात करेंगे तो कंसंट्रेशन किसका लेना होगा, हमको B का लेना होगा, और R और T तो दोनों के लिए सेम ही होगा, R और T क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा ना। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं केपी वाले इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के जगह हम पुट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए RT, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, y बाय, सर पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
तो यहाँ बी ही लिख लो, और एक जगह पे यहाँ पुट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और इनटू आर टी, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, एक्स, यही होगा। अब इसको देखो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी वाले पार्ट को बाहर निकाल लो, माइनस बाय एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, इसको बाहर निकाल लो। हाँ, और इधर क्या बच गया, आर टी पे पावर क्या बच गया, देखो तो y माइनस एक्स लिख सकते हैं, lng। ठीक है। तो ये है केपी। अब यहाँ पे देखो, ये केपी हो गया, और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर y बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर x, इसको हम लोग केसी से रिप्लेस कर सकते हैं। यस सर। तो ये केसी हो गया, और ये आर टी है, और इस पे पावर y Yes. माइनस एक्स एक्चुअली इस रिएक्शन के लिए क्या है, डेल एन जी का है फॉर्म, डेल एन जी वाई माइनस एक्स ही होगा ना। तो मतलब y माइनस एक्स को हम लोग डेल्टा एन जी पुट कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमको केपी और केपी कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है, तो आसानी से हम लोग उसका दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो केपी इज इक्वल टू आ गया केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रिलेशन होता है केपी और केसी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, हेलो, कोई डाउट यहाँ तक देख लो एक बार। हेलो, नो सर। नो सर। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं इसमें बताओ, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बताओ पहले, सिंपल सा क्वेश्चन है, N2 प्लस 3H2 वाला गैस है, ठीक है, ये 2NH3, इसके लिए Kc दिया हुआ है 10⁻⁻² लीटर और मोल स्क्वायर, ठीक है। Kp निकालना है हमको एट 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो बताओ तो जल्दी से। सर आर का वैल्यू आर का वैल्यू बताना होगा। आर का वैल्यू कौन सा यूज करोगे, 0.0821 लीटर एटीएम वाला है ना, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना, ये ध्यान रखना। जी सर वैल्यू भूल गए थे। हाँ, आर का वैल्यू 0.0821, उसका यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो उसको देखो 0.0821 है ना, उसको कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू 0.0821 वाला जो वैल्यू है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, तो अप्रोक्सीमेटली नियरली हम लोग 1/12 वाला वैल्यू यूज कर सकते हैं, 1/12 कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। हो गया। हेलो, आया कुछ आंसर? हेलो, सर कर रहे हैं। इसमें इतना क्या करना है, तो दिया हुआ है सारा चीज।
केसी दिया हुआ है, केपी क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी पे पावर डेल एनजी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो सर। 16.81 ठीक है, वो कर लेना जो भी आएगा। ATM पे पावर -2। हाँ, यूनिट भी अच्छे से देख लेना। केसी दिया हुआ है 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर। और डेल्टा एनजी कितना हो गया इसका, -2 हो गया ना। और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/12 ही ले लो। ठीक है, और इंटू टेम्परेचर केल्विन में कितना आ जाएगा, 500। 500 हो गया। ठीक है, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, यूनिट भी यहाँ पे देख ही लो, यूनिट क्या हो जाएगा, आर का यूनिट क्या होता है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन है। ठीक है, और इस पे पावर क्या है, -2 है ना डेल्टा एनजी। 2 तो ये केल्विन Yes. केल्विन कैंसिल आउट हो गया। उसका बाद देख लेना, यूनिट कैंसिल आउट भी हो जाएगा बहुत सारा। एटीएम पे पावर -2 ही बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो जो आएगा ये केपी होगा। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। अभी आज केपी और केसी के बीच में रिलेशन बताए थे, नेक्स्ट क्लास में केपी और केएक्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर वाला और मोल फ्रैक्शन वाला, तो उसमें क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो लोग नहीं करेगा क्या क्लास, तुम बताए थे उन लोगों को? अच्छा, तो वो लोग का ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम? सर मैसेज तो कर दिए थे लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आया है। अच्छा, ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक थैंक यू है, सर। यहाँ चलो, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।